सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। मैं राकेश मेहरा इंडियन हिस्ट्री की इस क्लास में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस क्लास में हम एक नया चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं। हालांकि ये आधुनिक भारत से ही संबंधित है। इससे पहले हमने यूरोपियंस के आगमन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने यूरोपियंस के आगमन के तहत ही अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के संघर्ष को पढ़ा, जिसे हमने कर्नाटक के युद्ध नाम दिया था। कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध और कर्नाटक के तीसरे युद्ध पर हमने चर्चा की थी। आज मैं मैसूर पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आप इसको ये भी कह सकते हो आंग्ल मैसूर संघर्ष, ये भी आप कह सकते हो। आंग्ल का मतलब यहाँ पर अंग्रेज है। और मैसूर की जब भी बात आएगी, दो शासकों के नाम सबसे पहले आएंगे, हैदर अली और उनका पुत्र टीपू सुल्तान। दोनों पे अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं। दक्षिण की हम बात कर रहे हैं, तो दक्षिण में जब हम देखें तो विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, बहमनी साम्राज्य हुआ करता था। तो हुआ क्या, जो विजयनगर साम्राज्य था, हमने पहले कर चुके हैं इसकी बात। जब इसका पतन हुआ, इसके पतन के बाद दक्षिण में एक नया वंश उभर कर सामने आया, वाड्यार वंश। वाड्यार वंश, आप वाड्यार साम्राज्य भी कह सकते हो। इस वाड्यार वंश में मैसूर जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हमारे सामने है। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हमारे सामने आया। और इसके शासकों की जब हम बात करते हैं तो हम हैदर अली की बात करेंगे और टीपू सुल्तान की बात, इनकी बात करेंगे और इनका अंग्रेजों के साथ संघर्ष। अंग्रेजों के साथ संघर्ष, आप इनको नाम दे सकते हो आंग्ल मैसूर संघर्ष, ये नाम आप दे सकते हो। तो बेसिक आप समझ गए होंगे कि विजयनगर साम्राज्य होता था, उसके बाद वाड्यार साम्राज्य आया या वाड्यार वंश आया। उसमें मैसूर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हमारे सामने आया और इसने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। तो मैं चाहूंगा इसको आप एक बार थोड़ा सा राइट डाउन कर दीजिए, ताकि चीजों को समझने में आपकी क्षमता ज्यादा डेवलप हो सके। एक बार उतार दीजिए। आइए अब स्टार्ट करते हैं। हम हेडिंग डाल दीजिए मैसूर। अभी बात करेंगे क्या क्या स्थितियां रही। यदि मैं मैसूर की बात करूं तो ये किससे संबंधित है? आज के टाइम में यदि मैं राज्य का नाम लेना चाहूं तो मैं कर्नाटक का नाम, कर्नाटक से संबंधित है। ऐसे लिखिए, वर्तमान स्थिति कर्नाटक, यहां से संबंधित। एक लाइन लिख दीजिए। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद, विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर वाड्यार वंश के, मैसूर वाड्यार वंश के शासनकाल में, मैसूर वाड्यार वंश के शासनकाल में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। अब लिखिए, मैसूर का वास्तविक शासक,
ये था हैदर अली। ये शासन करता रहा, लेकिन इसने स्वयं को जो राजा घोषित किया था ये 1776 में इसने स्वयं को राजा घोषित किया था। एक लाइन लिख लीजिए, इसने 1776 में स्वयं को राजा घोषित किया। स्वयं को राजा घोषित किया। अब देखिए, इसके जो राजा घोषित करने के पीछे कई संघर्ष रहे, जिसे हम आंग्ल मैसूर संघर्ष के रूप में जानते हैं। 67 से 69 तक पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। एक हेडिंग डाल दीजिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। (1767 से 69) क्या कहानी रही, पहले इसको समझ लीजिए थोड़ा, फिर मैं लिखवा दूंगा। आपने इसके नीचे लिखा है, लेकिन पहले समझिए। देखिए, ये दक्षिणी भारत है, ये महाराष्ट्र वाला एरिया है, यहां पर मराठा थे, और इधर हैदराबाद वाला एरिया है, इधर निजाम थे। ये कर्नाटक वाला एरिया है, इधर ये मैसूर था। क्लियर? अब हुआ क्या, जो अंग्रेज थे, अब अंग्रेज तो पूरे भारत को अपना बनाना चाहते थे, इस कारण से वो जो भारतीय राजा थे, इनमें ये फूट भी डालने का प्रयास करते थे, फूट डालो राज करो की नीति। तो 1767 में अंग्रेजों ने क्या किया, इन दोनों से संधि कर, इनसे संधि कर, मतलब इनको अपनी तरफ मिला लिया, और इनको अपनी तरफ मिला के इसने क्या किया, ये जो अंग्रेज थे इनका सहयोग ले लिया, और इसने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। मैसूर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इस आक्रमण में जो अंग्रेज है पराजित हुए, और जो मैसूर था ये विजेता रहा। और मैसूर में कौन था इस टाइम? हैदर अली। अब आप ध्यान रखना, कहीं आप सोचने लग जाओ सर 1767 की बात है, राजा तो इसने 1776 में घोषित किया था, ऐसा कुछ नहीं होता। जब शिवाजी संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने भी राजा को अपने राजा घोषित बहुत बाद में किया था, याद कीजिए मराठों में हमने किया था। तो यहाँ हैदर अली विजेता रहा। देखिए कितना शानदार एक सिस्टम हमारे सामने तैयार हो गया। अंग्रेज पराजित हो गए, हैदर अली विजेता हो गया। अब देखिए ये कौन सा एरिया है? मैसूर कर्नाटक वाला एरिया है, ये ऊपर महाराष्ट्र है, तो कर्नाटक का कुछ भाग और महाराष्ट्र का कुछ भाग याद कीजिए दक्कन के नाम से जाना जाता है, दक्कन। तो आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि दक्कन में वह कौन सी भारतीय शक्ति थी जिसने अंग्रेजों को पहली बार पराजित किया? दक्कन में वह कौन सी भारतीय शक्ति थी जिसने अंग्रेजों को पहली बार पराजित किया? हैदर अली था। क्लियर? इसके बाद में जब ये सारा सिस्टम हो गया तो एक संधि हुई,
उसको हम कहते हैं मद्रास की संधि। मद्रास की संधि। अब ये जो मद्रास की संधि हुई, इसमें कई बातें हुई, जिसमें एक तो ये बात हुई कि दोनों एक दूसरे के, मतलब अंग्रेज और जो मैसूर है, हैदर अली है, ये एक दूसरे के जो युद्ध में जीते गए क्षेत्र है वो वापस लौटा देंगे, और यदि कोई आगामी युद्ध होता है तो अंग्रेज सहायता करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने इस संधि का उल्लंघन किया। कालांतर में आगे चलते हुए जब मराठे मैसूर पर आक्रमण करेंगे तो अंग्रेज सहायता नहीं करेंगे। जब अंग्रेज सहायता नहीं करेंगे तो समय बीतता जाएगा और मैसूर और मराठा इनके संबंध भी अच्छे होंगे, तो फिर ये आपस में मिलकर, मतलब मैसूर, मराठा और निजाम आपस में मिलकर दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत करेंगे, जिसमें हैदर अली अंग्रेजों को पराजित तो कर देगा, लेकिन उसके बाद में पोर्टो नोवा का एक युद्ध होगा, उसमें हैदर अली पराजित हो जाएगा। 1780 के आसपास वो युद्ध होगा और पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित हो जाएगा और 1782 के आसपास उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह की ये स्टोरी हमारे सामने आएगी। तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा, कैसे करना है आपने। मैं जैसे कहूं वैसे लिखना है, ध्यान रखना। ये डायग्राम भी आपके अच्छा काम आएगा, जो आएगा ना, ध्यान रखना। यहां पर आप एक लाइन लिखिएगा, जैसे जैसे कहता जाओ वैसे लिखिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में लिखिए 1767 में 1767 में मराठों तथा निजाम से संधि करके अंग्रेजों ने हैदर अली के खिलाफ युद्ध प्रारंभ किया। हैदर अली के खिलाफ युद्ध प्रारंभ किया, लेकिन हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया। अब आपको क्या करना है, एक स्टार डाल के लिखिए, या नोट डाल के लिख दीजिए। लिखिए, दक्कन में भारतीय शक्तियों में हैदर अली पहला शासक था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। अब आप क्या करो, ये पूरा डायग्राम बनाओ, ऐसे करके बनाओ, और फिर जैसे मैंने यहां लिखा संबंधित संधि, मद्रास की संधि, ऐसे लिखो। इसके तहत फिर पहला पॉइंट यहां पर मैं लिखूंगा, 2 मिनट के अंदर उतार दो, जल्दी उतारो, बना लीजिए इसको। ये जो डायग्राम होते हैं ना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे जब आप रिवाइज करते हो, जब है ना, बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। आइए, यहां पहला लिखिए, दोनों एक दूसरे के क्षेत्रों को वापस लौटा देंगे। दोनों एक दूसरे के क्षेत्रों को वापस लौटा देंगे। दोनों एक दूसरे के क्षेत्रों को वापस लौटा देंगे। दूसरा लिखिए, युद्ध की स्थिति में दोनों कौन, अंग्रेज और हैदर अली, युद्ध की स्थिति में दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। युद्ध की स्थिति में दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। ये था पहला आंग्ल मैसूर संघर्ष।
आइए नेक्स्ट लिखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष 1780 से 1784। ये बात एक बार कुछ बातें लिखे, हालांकि बता चुका हूं आपको, लिखते जाइए। इसके नीचे लिखिए 1770 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया। मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया, जिसमें अंग्रेजों ने सहायता नहीं की। अर्थात उन्होंने मद्रास की संधि का उल्लंघन किया, जिससे हैदर अली और अंग्रेजों के संबंध कमजोर हुए। नई लाइन से लिखा, इसके बाद 1780 में, मतलब 10 साल बाद, ध्यान रखना 10 साल बाद स्थितियां बदल जाती है। जो दुश्मन होता है वो दोस्त बन जाता है। 1780 में निजाम और मराठों की सहायता से हैदर अली ने द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की शुरुआत की। हैदर अली ने द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की शुरुआत की, जिसके तहत हैदर अली ने कर्नल बेली को पराजित किया। और ये जो पराजित किया था ये 1780 में ही किया था, पराजित किया। वापस आ जाइए। फिर एक युद्ध हुआ, ये अगले साल हुआ था, मतलब 1781। ये था पोर्टो नोवा का युद्ध। ये 1781 में हुआ। हैदर अली वर्सेस अंग्रेज। इसमें जो अंग्रेज है ये विजेता रहे और हैदर अली पराजित हुआ।
इसके बाद में हैदर अली इस पराजय को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अगले ही साल मतलब 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो ये हैदर अली का दूसरा अंगल मैसूर संघर्ष रहा। मैं चाहूंगा कि इस ड्राफ्ट को भी आप बना लीजिए। इसमें पोर्टो नोवा का युद्ध का ध्यान रखना। पूछा जाता है कि पोर्टो नोवा का युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो कई बार तो कह देते हैं अंग्रेज और मैसूर, कई बार कह देते हैं अंग्रेज और हैदर अली। इस तरीके से ये आप ड्राफ्ट उतार लीजिए, ये आपके क्या रिवाइज करने में बड़ी आसानी देगा। कारण जो था ये उल्लेख देना, पोर्टो नोवा की हार। पोर्टो नोवा की जो हार थी वो इसका कारण था। तो हैदर अली के काल में दो युद्ध हुए थे। पहला आंगल मैसूर युद्ध और दूसरा आंगल मैसूर युद्ध। तीसरे आंगल मैसूर संघर्ष या युद्ध की शुरुआत जो है ये इसके बेटे टीपू सुल्तान ने की थी, जिसका कारण था कि टीपू सुल्तान ने अपना एक दूत फ्रांस भेजा था सहायता के लिए। इससे अंग्रेज नाराज हो गए थे और तृतीय आंगल मैसूर संघर्ष की शुरुआत हुई। उसके बाद में रंगपट्टनम की संधि हुई और रंगपट्टनम की संधि के तहत टीपू सुल्तान को राजनीतिक दृष्टि से कमजोर करने का प्रयास किया गया। उससे कई धनराशि ली गई, ये बातें हम करेंगे। फिर जो चौथा मैसूर युद्ध हुआ था, मतलब चौथा आंगल मैसूर युद्ध या संघर्ष जो हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। लेकिन ये दूसरा और पहला ये हैदर अली के काल में हुआ था, ये ध्यान रखना। और तीसरा और चौथा आंगल मैसूर संघर्ष ये टीपू सुल्तान के काल में हुआ था। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। इन युद्धों के अलावा टीपू सुल्तान पर और भी कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बना हुआ है, सीधा साधा दैत्य किस शासक को कहा जाता है? सीधा साधा दैत्य मतलब सीधा साधा राक्षस किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। ऐसी कई बातें हैं जो हम करेंगे। आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था। यदि हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, इसका मतलब हम सैन्य दृष्टि से भी सुदृढ़ है। ऐसी उसकी सोच होती थी। उसकी सोच पर कई क्वेश्चन बने हुए हैं, उसको हम करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, मैसूर के नए शासक। ये बने टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान पहले तो इसकी कुछ बेसिक बातें कर लीजिए आप। हैदर अली का बेटा था ये, लिख दीजिए, गड़बड़ी कर दोगे नहीं। हैदर अली का पुत्र है। इसके कई निक नेम है। सीधा साधा राक्षस ये आया हुआ है, ध्यान में रखना। कई बार इस पर दैत्य शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, उसे आप भली भांति जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं। सीधा साधा राक्षस। एक इसको शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आया हुआ है।
शेर मैसूर। टीपू सुल्तान इसके बारे में कुछ बात कहता था, एक लाइन लिख दीजिए इसके नीचे, यहां पे लिखो। टीपू सुल्तान के अनुसार, टीपू सुल्तान के अनुसार, इनवर्टेड कोमा में लिखना, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। क्लियर होगी सारी बातें, ये ध्यान रखना। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसने कहा था ये, तो टीपू सुल्तान कहा करता था शेर की तरह एक दिन जी लो, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, बजाय कि आप भेड़ की तरह कोई लंबी जिंदगी जीते। ये टीपू सुल्तान के खुद के विचार थे। इसने एक उपाधि धारण की थी, बादशाह की। बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो बादशाह की उपाधि धारण करने वाला मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान। लिखिए, यहां पे लिखो, यह कई भाषाओं का ज्ञाता था। यह कई भाषाओं का ज्ञाता था। कई भाषाओं का ज्ञाता था, जैसे अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू। कई भाषाओं का ज्ञाता था, अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू। नेक्स्ट लिखिए, इसने अपने नाम से सिक्के चलाए। मतलब टीपू के नाम से इसने सिक्के चलाए। इसने अपने नाम से सिक्के चलाए। नेक्स्ट, इसने एक मजबूत आधुनिक नौसेना मतलब नेवी, एक मजबूत आधुनिक नौसेना का गठन किया। मजबूत आधुनिक नौसेना का गठन किया, जो अंग्रेजों की सेना से भी शक्तिशाली थी। जो अंग्रेजों की सेना से भी शक्तिशाली थी। आइए नेक्स्ट, अब लिखिए विशेष, इसकी कुछ विशेष बातें करें। पहला लिखिए, भारत का पहला शासक जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था। भारत का पहला शासक जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था। नेक्स्ट लिखिए, विशेष में दूसरा, भारत का पहला शासक जिसने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया। लगा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत का पहला शासक जिसने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया। तीसरा लिखिए, इसके काल में 2 आंग्ल मैसूर संघर्ष या युद्ध हुए। 2 आंग्ल मैसूर संघर्ष या युद्ध हुए।
क्लियर हुई सारी बातें। अब इन दो आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करनी है। पहला और दूसरा तो हैदर अली के काल में हो गया था। हेडिंग डालिए, तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। इसे जाना जाता है 1790 से 1792। इसका कारण क्या था? देखिए, टीपू सुल्तान ने फ्रांस में अपना एक राजदूत भेजा था। थोड़ा सा ध्यान से, टीपू सुल्तान ने फ्रांस में सहायता के लिए एक राजदूत भेजा था। जिससे अंग्रेज नाराज हो गए। और यही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण था। तृतीय मैसूर आंग्ल युद्ध का कारण था। नेक्स्ट नई लाइन से लिखिए, 1792 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम, ये जो श्रीरंगपट्टनम है, ये टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ब्रैकेट में लिख दीजिए। राजधानी रंगपट्टनम में किले को घेरकर टीपू सुल्तान को संधि के लिए मजबूर कर दिया। टीपू सुल्तान को संधि के लिए मजबूर कर दिया। तो ये जो संधि थी, ये कौन सी संधि थी? लिखिए नई लाइन से, श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि क्या बातें हैं इसके तहत? पहला लिखिए, टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों तथा उनके सहयोगियों को देना पड़ा। टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों व उनके सहयोगियों को देना पड़ा। दूसरा लिख दीजिए, युद्ध के हार जाने के रूप में युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए, युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए
अंग्रेजों को देने पड़े, मतलब टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को दिए थे। आप ये भी लिख सकते हो कि टीपू सुल्तान ने युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए। तो ये संधि थी। पूरे तरीके से टीपू सुल्तान की यहां कमर टूट गई थी राजनीतिक दृष्टि से। लेकिन यहां पर क्या हुआ, अब जब टीपू सुल्तान की राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई तो अंग्रेजों की और लालसा बढ़ी, राजनीतिक लालसा और बढ़ी। अंग्रेजों की इसी राजनीतिक लालसा के कारण चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो हेडिंग डाल दीजिए, एक बार आप इसको राइट डाउन कर दीजिए। ये जो भी आपके सामने ड्राफ्ट बनाए जाते हैं इनका थोड़ा ध्यान रखा करें। ये आप जब रिवाइज करोगे तो काफी महत्वपूर्ण होंगे और आप अपने तरीके से भी ड्राफ्ट बनाने की कोशिश कर सकते हो। नेक्स्ट लिखिए, चौथा आंग्ल मैसूर संघर्ष या युद्ध। 1793 से 1794। इसका कारण क्या था? इसका कारण था अंग्रेजों की बढ़ती राजनीतिक लालसा। इसका कारण था। टीपू सुल्तान वर्सेस अंग्रेज। इसमें जो अंग्रेज है विजेता रहे। देखिए, इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार ये जो आंग्ल मैसूर संघर्ष है इनका अंत हुआ। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बातें काफी आती है। अब मैं इस पार्ट को यहीं समाप्त करूंगा। अगले पार्ट में हम आंग्ल मराठा संघर्ष करेंगे जो भी इसी की तरह काफी इंपॉर्टेंट है। तो आंग्ल मराठा संघर्ष की बात हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।